Hello everyone, welcome back to the second part of the last topic of your case mat. Topic 5, the Prevention of Money Laundering Act 2002. In the previous video हम लोगों ने almost सारे topics contents index के ख़त्म कर लिए थे. In this video we are exclusively going to understand the last three cases. Binod Kumar versus State of Jharkhand, Vijay Mandalal and Parvati Kolur. So all three cases are very very important, very very critical, and I have tried to very comprehensively collect the data which you should be writing in your exam. These are basically short notes for you, and writing this will can fetch you very very good marks. Moving on. सबसे पहला केस इज़ द विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. 2011 का केस है ये, कंपैरेटिवली रीसेंट केस है ये. इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, बेसिकली मिनिस्टर्स पे और इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट झारखंड का ही, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे होते हैं ऑफ अमासिंग इलिसिट वेल्थ. अमासिंग इलिसिट वेल्थ मतलब they were collecting wealth which has been derived through illegal means, and the money alleged to have been so earned is of unprecedented amounts. Unprecedented मतलब जो उनकी इनकम से पहली बात proportion नहीं है, and it is huge in numbers. It is huge as an amount in totality. There is no clear allegation so far about the laundering, but there is an allegation of its investment in property and shares, not in India and abroad. तो किस तरीके से लॉन्ड्रिंग हुई है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिली है, बट स्टिल there has been evidences that prove that the money has been laundered to foreign tax havens. टैक्स हेवन्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, मैं फिर से बता देता हूँ. मतलब होता है कि जब आप इलीगल तरीके से जनरेट करा हुआ मनी अथॉरिटी से छुपाने के लिए फॉरेन कंट्री में जहाँ पर वीकर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, और जहाँ पर आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो ओरिजिन ऑफ वेल्थ जनरेशन की, वहाँ भेज देते हो. इस पे डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया सीबीआई को मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, गिवन द फैक्ट दैट द मैटर इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट. सो तीन इश्यूज हैं बेसिकली. क्या सीबीआई के पास पावर है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि आइडियली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर मिली है पीएमएलए के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट, सर्च, सीजर एंड इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, यू रिमेंबर. फिर उसके बाद दूसरा जो है, क्या सीबीआई के पास इनफ एक्सपर्टीज़ है पीएम मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए. और तीसरा, क्या सीबीआई की जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको हटाकर एपेलेंट को रिलीज़ कर दिया जाए, यानी कि मिनिस्टर्स को रिलीज़ कर दिया जाए कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है. तो इसमें एपेलेंट ने सबसे बड़ी जो आर्ग्यूमेंट दी थी वो कहा था दैट, जो मैंने अभी आपको बताया, आइडियली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं कैन ओनली बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, and a special court has to be established under the Prevention of Money Laundering Act for trying these offences, for adjudicating these offences. जो मैंने आपको बताया था, adjudicating authorities के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करे गए हुए हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती है इस मैग्नीट्यूड और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाले फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी वाले केसेस को डील करने के लिए. वहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस लगता है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एंड एवरी वंस opinion is being taken into consideration for the court to actually understand the problem, get into the depths of it after generation of a report by the enforcement directorate, and a conclusion is been given by the court then only, which obviously a normal court cannot do. The appellant also argued that the CBI does not have the expertise to deal with the offences under PMLA, as I told you. The court dismissed the arguments by referring to the written submissions wherein it is categorically stated, you must go flow with me very very properly. This is the actual ratio जो इन्होंने यहाँ दिया है. यहाँ पर बोला है कि the court stated that the Central Bureau of Investigation is
exclusively investigating into the commission of the offense alone and presently not investigating any offense under the Prevention of Money Laundering Act, as the investigative powers under the Prevention of Money Laundering Act is exclusively under the jurisdiction and domain of Enforcement Directorate. The appeal was therefore dismissed and no merit was found. बेसिकली यहाँ कहा गया है कि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ मैटर को एज एन ऑफेंस, मैटर का ऑफेंस क्या हुआ है ये असेस करने की कोशिश कर रही थी, ये उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं एंटर कर रही थी। जो पावर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास कैपेबिलिटी और पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, एवरीथिंग दे हैव. So these are different two sides of a coin, two spectrums. The court just interpreted the entire investigation from the perspective that they are here for assessing the offense and not investigative and not assessing the offense in an investigative nature. Moving on, this case is very interesting. इसमें कोर्ट ने मोरलेस गाइडलाइंस दी थी सेक्शन 3 के अराउंड. सेक्शन 3 इज़ बेसिकली जब प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम क्या होता है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वगैरह वगैरह, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. इसमें हुआ क्या था, द एपेलेंट्स आर वाइफ एंड सन ऑफ द अक्यूज्ड अगेंस्ट whom allegations have been given during the tenure as a deputy revenue officer they amassed assets disproportionate to his known source of income to an extent of 42,25,859. वाइफ और सन एपेलेंट्स हैं यहाँ पर. उन्होंने उनके फादर के ऊपर ये एलिगेशन था कि व्हेन ही वाज सर्विंग एज द डेप्यूटी रेवेन्यू ऑफिसर उन्होंने बहुत सारी इनकम जनरेट कर ली है. तो लोक आयुक्त पुलिस होती है. सो मैंने आपको बताया होगा जब हम लोग ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ा था 1988, उसमें मैंने आपको बताया था लोक आयुक्त ऑफिसर स्टैब्लिश करा जाता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द प्रिवेंशन करप्शन केसेस दैट आर लोकली हैपनिंग. तो ये मैटर लोक आयुक्त के पास गया और लोक आयुक्त हैज़ रजिस्टर्ड द केस अंडर सेक्शन 13 clause 1 सब क्लॉज ई read with section 13 clause 2 of the Prevention of Corruption Act 1988. You must remember 13 clause 1 में corruption कब होता है by a public servant and 13 clause 2 में the punishment for corruption दी गई हुई है. I might be getting the numbers a little wrong with this exact section number. You can always check for reference if I'm right. And during the pendency of the trial, during the pendency of the trial, the Directorate of Enforcement registered a case against the accused and the appellants under Act of 2002, which is the Prevention of Money Laundering Act 2002. वो already लोक आयुक्त का side by side case चल रहा था कि they have committed corruption, but in the meantime, Enforcement Directorate might have received some information and they have filed a case and made charges against the same person again under the Prevention of Money Laundering Act and filed a complaint on before the Special Court of Trial जो PMLA के अंदर establish होता है कोर्ट, adjudicating authority के अंदर trial of the offence under section 3 of the PMLA. In the meantime, the special judge, लोक आयुक्त का जो special judge था उसने acquit कर दिया है, यानी कि उनके ऊपर से चार्जेस हट गए हैं ऑफ एनी ऑफेंस बीइंग कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट while observing that the evidence produced by the prosecution was insufficient to hold him guilty. यानी कि जो दो यहाँ पर सिंपली आप अगर समझें तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के अंदर भी चार्जेस लगे थे और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी चार्जेस लगे थे. लोक आयुक्त जिसके अंदर पावर है उसने करप्शन एक्ट के अंदर चार्जेस से अक्विट कर दिया है और कहा है कि एविडेंसेस जो थे उनको गिल्टी प्रूव करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है टू होल्ड हिम गिल्टी, देयरफॉर ही हैज़ बीन acquitted. So what do the appellants, the son and the wife, they have appealed the court
under section 277 of CRPC seeking discharge in the case pertaining to the act of 2002. उन्होंने कहा है जब 1980 एक्ट करप्शन एक्ट से भी हम लोग एक्विट हो चुके हैं तो 2002 PMLA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से भी हम लोगों को एक्विट कर दो. This is the power that has been given to the court under section 277 of the CRPC. So this is a protection safeguard that a person accused can exercise. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा है, इस क्रिमिनल अपील में ये कहा है सबसे पहले तो द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 of the 2002 Act is dependent on illegal gain of property as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. सेक्शन 3 के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स दिए हैं. इलीगल गेन होना चाहिए ऑफ अ प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट होता हुआ विच इज कवर्ड अंडर द स्केड्यूल ऑफेंस. स्केड्यूल ऑफेंस इफ यू रिमेंबर पार्ट ए और पार्ट सी के अंदर दिया गया हुआ है. Second, it is concerning the process or activity connected with such property which constitutes the offense of money laundering. जैसा मैंने आपको बताया था proceeds of crime देखना पड़ता है, किस origin से offense connect हो रहा है, किस offense से property connect हो रही है जो derive करी है illegally. That in totality makes up for an offense of money laundering act. In this case, you can also refer to the definition of money laundering act. The authority is moving on. The authorities under 2002 Act cannot prosecute any person on notional basis or on an assumption that a scheduled offense has been committed unless it is registered with the jurisdictional police or pending inquiry trial, including by way of criminal complaint before the competent authority. कोर्ट ने ये कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर किसी भी इंसान को प्रोसिक्यूट करने के लिए उसके अगेंस्ट जिसके पास ओरिजिनल अथॉरिटी है चार्ज को असेस करने की, चार्ज को एडजुडिकेट करने की, उनकी अथॉरिटी के बिना, उनके जजमेंट के बिना चार्जेस नहीं इम्प्लाई करे जा सकते. और जस्ट ऑन द प्रिजम्पशन की कोई स्केड्यूल ऑफेंस हुआ है लेकिन अभी वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जो ओरिजिनल सोर्स है, जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा उस ऑफेंस का, वो उसने अभी एक जजमेंट नहीं दी है, उसके स्टैब्लिश हुए बिना यू आर चार्जिंग समवन ऑन ऑफेंस. दिस कैन नॉट हैपन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. Moving on, if the person is finally discharged or acquitted of the scheduled offense or the criminal case against him is quashed by the court of competent jurisdiction, there can be no offense of money laundering against him or anyone claiming such property, being the property linked to stated scheduled offense through him. जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया उनके ऊपर से करप्शन एक्ट के चार्जेस हट गए थे तो कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस लगे वो भी हटा दो, क्योंकि जो कंपीटेंट कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल पावर है करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को एडजुडिकेट करने की, उसने ये कहा है कि उनके ऊपर उनको अक्विट कर दिया है. एविडेंसेस आर नॉट इनफ, सो द enforcement directorate cannot proceed with prosecuting the accused under PMLA. Understood? Very simply I've tried to explain this. This is a connecting link. इसमें important sections mention करना is very very important. Number 1 section 3, section 277 of CRPC, PMLA, Prevention of Corruption Act, section 13 clause 1E, 13 clause 2, ये सब mention करना is very very important. Moving on. So this case is rather very very complicated and this case is very huge. इस केस में बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितने भी क्रिटिकल और वाइटल डिसाइसिव फैक्टर्स हैं, डिसाइसिव फोर्सेस हैं, डिसाइसिव एस्पेक्ट्स हैं किसी भी क्राइम को एक्विट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, जजमेंट क्रिएट करने के लिए, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस केस में सिंप्लीफाई करके कोर्ट ने समझाया था. बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बहुत तरीके से चैलेंज करा गया था इस केस के अंदर.
It is a very very complicated case, and it is a very long case. I have tried to stretch out only the key factors that was laid down in this case. To start with, the Supreme Court of India, through this case, decided that decided the constitutionality and upheld the validity of certain challenged provisions which related to power of arrest, attachment, search and seizure conferred on the Enforcement Directorate by the Prevention of Money Laundering Act. The judgment is instrumental in as much as it is further restriction on the rights of the accused under the Prevention of Money Laundering Act, and reiterates absolute power granted to the Enforcement Directorate, which is already the supervising agency in money laundering proceedings. तो इस केस में बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो सुप्रीम पावर है मनी लॉन्ड्रिंग, सुप्रीम अथॉरिटी है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को डील करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करा गया था, उसकी पावर्स को क्वेश्चन करा गया था. तो कोर्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस को क्लैरिफाई करते हुए पावर्स और अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करा है. इन अ वे गाइडलाइन सेटअप करी गई हैं. राइट्स ऑफ अक्यूज्ड और एंड द पावर्स ऑफ Enforcement Directorate, there has been a balance that the court has created through this very very important case. Moving on, सबसे पहला जो contention था वो ये था, what does the term investigation provide under section 2NA of the Prevention of Money Laundering Act 2002 entail and imply. Investigation के अंदर क्या क्या आता है? कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, the term investigation must be regarded as interchangeable with the function of inquiry undertaken by the authorities for submitting such evidences before the adjudicating authority. Investigation का सिर्फ मतलब ये नहीं होता to look into the matter in an exact actuarial manner in the depths of it. Prima facie inquiry, prima facie evidence collection, cross examining and everything, that also must be covered under the purview of investigation. Thus, investigation under the Prevention of Money Laundering Act cannot be compared to the import of investigation under CRPC. Stating so, the Apex Court concluded that any act done in pursuance of investigation conducted by official authorized under Prevention of Money Laundering Act for the purpose of Section 2NA would not attract rights guaranteed under Section 20 clause 3 and 21 of the Constitution of India. 20 clause 3 जैसा कि आपको पता होगा, और Section 20 clause Article 21 Article 20 clause 3 and Article 21 right to self prosecution, right to self incrimination and everything, double jeopardy वगैरह वगैरह, और Section 20 Article 21 which is right to life. तो इन्वेस्टिगेशन जो डिफाइंड है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, उसको आप CRPC के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, उससे इक्विवेलेंट अथॉरिटी और पावर में नहीं रख सकते हो. अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर चल रही है, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 को के अंडर प्रोटेक्शन नहीं सीख कर सकता है, जस्ट बिकॉज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो CRPC में है और जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग में एक्ट में है, विच इज़ दैट इज़ डिफरेंट. That is what the court was trying to say, because there are certain prerequisites that had to be followed. Second was, is bail is a rule, jail is an exception? Question mark. मतलब क्या बेल मिलना नेसेसरी है और जेल जाना एक्सेप्शन है? क्या हर किसी को बेल मिल जाती? क्योंकि जो पावर्स हैं ना वो इतनी वाइड हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, एवरीथिंग इज जस्ट सो सेंट्रलाइज्ड विद द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट that their powers to arrest someone was being questioned here, because there are certain prerequisites that had to be followed before the enforcement directorate actually exercise the power of arresting someone. You can obviously read into detail section 45 of the Prevention of Money Laundering Act के अंदर ये डिटेल में दे रखा हुआ है. So the Supreme Court observed that the rigors of bail under the section 45 of the Prevention of Money Laundering Act 2002, even though more expansive and restricts the right of the accused to secure bail,
डू नॉट इम्पोज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन ग्रांट ऑफ बेल। काफ़ी वाइड ग्राउंड्स दे रखे हैं इन्होंने बेल देने के, जो कहीं ना कहीं अक्यूज़ के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, लेकिन कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है ग्रांट देने पे। ऑल्दो सो लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट काफ़ी ग्रेव ऑफेंस माना जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत होता है, रेपरकशंस बहुत डीप होते हैं, तो बेल इतनी ईजिली नहीं मिलती और कई सारे मैटर्स में नहीं भी मिल रही थी, विच इज़ not very convenient unless and until a proper investigation has been conducted, charges have been framed, proper evidences have been concluded. उससे पहले आइडली बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है यहाँ पे। Moving on, the discretion vested in the court, which are not arbitrary or irrational but judicial, guided by the principles of law as provided under section 45 of the 2002 act. जो डिस्क्रिशन है कोर्ट की वो आर्बिट्रेरी और इरेशनली नहीं एक्सरसाइज करी जाएगी, एंड ऑफेंसेस मस्ट बी, प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जो ऑफेंसेस हैं वो नहीं कैरी करे जाएंगे अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर प्रॉपर जुडिशियल मैनर्स हैज़ बीन फॉलोड। मूविंग ऑन, अंडर द सेक्शन 45 ऑफ द PMLA एक्ट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने इसमें कहा है, द कोर्ट हाउएवर मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें काफ़ी सारी कंटेंशंस दी गई थी सेक्शन 5 के अंदर। मैंने आपको बताया था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इट इज़ कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चार्जेस तो फ्रेम हो जाते हैं, लेकिन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पहले ले ली जाती है ऑफेंडर से, सिक्योरिटी पहले ही ले ली जाती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी पहले ही सीज कर लेता है। तो उसकी वजह से जो ऑफेंडर है उसके ऊपर प्रॉपर कन्विक्शन होने से पहले ही उसके चार्जेस, उसको ऐसे ट्रीट करा जाता है दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑफेंडर। दैट इज़ वाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड and it provides for a balancing arrangement to secure the interest of proper persons and also ensures that the proceeds of crime remain available to be dealt with in manner provided by the 2002 Act, which is the PMLA Act. The Supreme Court further went on to observe that even though the second provision of Section 5 provides for power of provisional attachment without the safeguards, it is necessary to view the urgency felt by the competent authority to secure the property and effectively prevent and regulate the offense of money laundering. जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 5 में कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं फॉलो करनी पड़ती हैं बिफोर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गोज ऑन टू अटैच द प्रॉपर्टी. बट लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, even if one of those prerequisites, these safeguards by the competent authority are not being satisfied, which is still okay. Moving on, however, the authorized officer cannot resort to action of provisional attachment of property mechanically and has to record satisfaction and reason for his belief in writing on the basis of material in his possession that if an immediate provisional attachment is foregone, the proceedings may be frustrated. जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही कर लेता है प्री रेक्विजिट्स को सेटिस्फाई करे बिना. कोर्ट ने कहा ये करना सही है लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, बट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, the authorities, they have to have a proper reason to believe, they have to they have to come up with a satisfactory reason in writing, जिसके और उन सारे बेसिस ऑफ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसके बेसिस में they are attaching the property. So the intention behind bringing such a clause
ये भी इसमें एम्फोसाइज करा गया कि समझ सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को स्टॉप करने के लिए सीज क्यों कर लेते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अभी ये बंदा पकड़ा गया कि इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ घपले से आई हैं, लेकिन अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसको सीज नहीं करेगी तो वो उस पर लेयरिंग कर लेगा, कुछ इंटीग्रेट कर देगा, सेल कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तो दैट विल इवन कॉम्प्लिकेट द मैटर. सो that is why this provision of section 5 was brought forward. But the court ने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी अटैच कर तो सकता है, लेकिन दे शुड हैव वैलिड रीजन इनफ टू स्टैब्लिश सच अ बिलीफ. लास्ट सर्च एंड सीजर. सर्च एंड सीजर जो मैंने आपको बताया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर होती हैं. Is it a necessary step or another way to misuse of power? So basically जैसा मैंने आपको बताया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की काफ़ी सारी पावर्स पे क्वेश्चंस उठ रहे थे. यहाँ पे काफ़ी सारी जो प्री रिक्विजिट्स थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको सरपास करते हुए हमारे सामने कोर्ट के सामने ऐसे इंस्टेंसेस आए थे कि सारी जो गाइडलाइंस हैं वो सही से फॉलो नहीं हो रही हैं. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने हिसाब से गाइडलाइंस को मोल्ड कर ले रहा है और there is basically been a dereliction of duty. सेक्शन 17 के अंडर ऑफ द 2002 एक्ट जिसके अंदर सर्च और सीजर की को डिफाइन करा गया है, प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, विच इज़ कोर्ट ने कहा इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोवाइड्स फॉर एन इन बिल्ड सेफ गार्ड. इट सेज not only mandating the exercise of power by high ranking officials of the rank of directorate, not below the rank of additional secretary to the government of India, who this is very very critical, very very important, who is appointed by the committee chaired by the Central Vigilance Commissioner in terms of section 25 of the Central Vigilance Commission Act or CVC Act, or deputy director authorized by the director in regard, but also to adhere to other stipulations of recordings of reasons regarding the belief formed on the basis of information in his possession about the commission of the offence of money laundering and possession of proceeds of crime involved in money laundering. जैसा मैंने आपको बताया था काफ़ी सारा सरपासिंग हो रहा था, काफ़ी सारी जो पावर थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर उसको वायलेट करा जा रहा था. तो कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश करा कि सेक्शन 17 के अंदर जो सर्च और सीजर के जो राइट हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिए गए हैं वो दे हैव सम इनबिल्ट सेफगार्ड्स. वो इनबिल्ट सेफगार्ड्स क्या हैं कि ये किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल और किस लेवल का ऑफिशियल जो CVC एक्ट के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए. बहुत बड़ी रैंक होती है एडिशनल सेक्रेटरी, एंड ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल हैव टू असाइन पीपल विद अ लॉट मोर ट्रस्ट इफ दे वांट ट्रांसपेरेंसी एंड integrity to be exercised while a search or seizure is being conducted. Search or seizure is a very very I would say brutal but very very rigorous job to do, क्योंकि आप बेसिकली किसी इंसान की प्रॉपर्टी पे घुस कर उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस कर उनका पूरा कच्चा चिट्ठा everything they look after, everything they will investigate, every cupboard they'll open, every locker they'll unlock, every little thing that they'll do. It has a lot of this is a lot of, on the face of it, it's a very very discretionary and arbitrary thing to do. तो इसके लिए एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल का इन्वॉल्व होना, उनका अप्रूवल होना, उनका सुपरविजन होना, उनकी मॉनिटरिंग होना थ्रू आउट, सब कुछ रिकॉर्ड होना, ताकि उस सर्च और सीजर के टाइम पे जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनके जो हायरार्की में लोअर्स हैं वही कुछ घपला ना कर दे. ये एक्सरसाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप किसी को भी करप्ट कर सकते हो. छोटे ऑफिशियल्स को करप्ट करना इज़ वे ईजियर बिकॉज बड़े ऑफिशियल्स पे सुपरविजन भी ज़्यादा होता है. छोटे ऑफिशियल्स को आप फिर भी करप्ट कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू इन्वेस्टिगेट द इंटायर थिंग, बट देयर सुपरविजन इज़ एक्चुअली पॉसिबल.
So that was about this case. I think these videos have been of help. I have tried to very comprehensively collect everything from prescribed books and explained it to you in the most concise manner. I hope this helps. Thank you so much for staying with us this entire time, and all the best.